जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय कहलाता है जीवन अवधि या लाइफ स्पैन। अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है, जैसे तितली की 1 से 2 सप्ताह, कौवा 15 वर्ष, तोता 140 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष और मगरमच्छ की जीवन अवधि 60 वर्ष होती है। एक कोष की जीवों को अमर मानते हैं क्यों? तो एक कोष की जीव जो होते हैं उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। इनमें जनक कोशिका ही डिवाइड होकर के संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है। संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा उनकी अनुपस्थिति में हो तो वह कहलाता है अलैंगिक जनन। जब दो जनक जो विपरीत लिंग वाले हो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो यह कहलाता है लैंगिक जनन। अकारकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को कहा जाता है तो इन्हें हम क्लोन कहते हैं। कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है तो वह कहलाता है द्विविखंडन। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम जो होता है उसमें द्विविखंडन के द्वारा नए संतति का निर्माण होता है। विभाजन का वह प्रकार जिसमें कलिका उत्पन्न होता है जो जनक कोशिका से अलग होकर के नए जीव में रूपांतरित हो जाता है तो यह कहलाता है, तो इसे हम कलिकायन कहते हैं। जैसे हाइड्रा और ईस्ट जो होता है उसमें कलिका उत्पन्न होता है और ये कलिका जो होता है जब टूट करके अलग हो जाता है तो नए संतति जीव का निर्माण कर लेता है। विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने चारों ओर त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है जिसे पुटी या शिष्ट कहते हैं। तो पुटी या शिष्ट निर्माण की यह प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है, तो इन्हें हम पुटी भवन कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा या बीजाणु अमीबाब उत्पन्न करता है जो पुटी के फट जाने पर मोचित होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो यह अभिक्रिया बीजाणु जनन कहलाती है जिसके द्वारा बहुत सारे नए अमीबा का निर्माण होता है। सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं जैसे कि कोनिडिया, कलिका और जेम्यूल जो होते हैं वो किस में बनते हैं? तो कोनिडिया का निर्माण होता है पेनिसिलियम में, कलिकाएं जो होती है वो बनती है हाइड्रा और ईस्ट में, जेम्यूल जो होते हैं वो स्पंजों में बनते हैं। कोनिडिया, कलिका और जेम्यूल ये तीनों जो संरचनाएं हैं वो अलैंगिक जनन के द्वारा नए संततियों को पैदा करते हैं। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे कि ऊपरी भूस्थारी, प्रकंद, शकरकंद, भूस्थारी सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये सभी संरचनाएं कहलाती है, तो इन्हें हम कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कुछ जीवों का शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है, तो यह कहलाता है, तो इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। हाइड्रा और प्लेनेरिया जो होता है उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है और सबसे अधिक प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यदि किन्हीं कारणों से इनका शरीर खंडों में टूट जाता है तो प्रत्येक खंड जो होता है वो वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। जलाशयों की महाविपत्ति या वाटर हायसिंथ अथवा बंगाल के आतंक के नाम से यह पादप जाना जाता है। तो यह पादप है जलकुंभी, है ना, आइकॉर्निया। केले तथा अदरक में नया पौधा तैयार होता है तो इनमें नया पौधा बनता है प्रकंद या राइजोम से। ये प्रकंद के द्वारा कायिक प्रवर्धन करते हैं और नए संतति को उत्पन्न करते हैं। आलू के कंद में नया पौधा तैयार होता है तो आलू में नया पौधा कलिका से तैयार होता है और इसकी कलिका को हम आँख या अक्षी भी कहते हैं। पादपों में विकसित होने वाले पादपकों या प्लांटलेट्स की उत्पत्ति होती है तो इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्वपसंधियों या नोड वाले भाग से प्लांटलेट या पौधिका की उत्पत्ति होती है। पर्वसंधियां नमीयुक्त मृदा जल के संपर्क में आती है तब इनसे उत्पन्न होते हैं। तो पौधों की पर्वसंधियां जब मृदा के संपर्क में आती है तो इनसे मूल और नए पादप का निर्माण होता है। पत्थरचट्टा या ब्रायोफिलम की पत्तियों में कटे किनारों से कलिकाएं उत्पन्न होती हैं जो कि कहलाती है, तो यह अपस्थानिक कलिका या एडवेंटिशियस बड कहलाता है। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है उसमें बनने वाली संतति होती है, तो उनमें बनने वाली संतति जो होती है वो अपने जनकों से भिन्न होती है।
सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि के एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचने के पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल कहलाता है। तो वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाता है और पादपों में इस प्रावस्था को कायिक प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था की समाप्ति के बाद आरंभ होता है। तो किशोरावस्था के बाद आरंभ होता है जनन प्रावस्था। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उसके पुष्प आने लगते हैं। मतलब यदि कोई पौधा पुष्पन कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह जनन प्रावस्था में है। बांस की जाति के पादपों में पुष्पन होता है। तो बांस की जातियां जो होती है वो अपने जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार ही पुष्पन करता है। पूरे लाइफ टाइम में उसमें एक बार ही क्या होता है, फ्लावरिंग होता है। नीलकुरिंजी यानी स्टोबिलेंथस कुंथियाना पुष्पन करता है। तो नीलकुरिंजी में 12 वर्षों में एक बार पुष्पन होता है। मतलब यदि यह पादप एक बार पुष्पन कर लेता है तो दूसरे बार इसको पुष्पन करने में 12 वर्ष का समय लग जाता है। इस पादप ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि सड़क के किनारे पर किसी ने पुष्पों का कालीन बिछा दिया है। पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं, लेकिन संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षी जैसे कुक्कुट जो होता है वो अंडे देता है पूरे वर्ष भर। बाकी पक्षियां तो केवल विशेष मौसम में अंडे देता है, लेकिन अगर कुक्कुट की बात करें तो ये पूरे साल भर क्या करता है, अंडे देता है। जनन प्रावस्था के दौरान अपराधारी स्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट जैसे कि गाय, भेड़, चूहे, हिरन, कुत्ता, चीता आदि स्तनधारियों में जनन के दौरान ऐसे चक्र परिवर्तन को कहते हैं। तो ऐसे चक्र को मध्य चक्र या ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और अगर बात करें प्राइमेट जैसे कि बंदर, एप्स और मनुष्य में, तो इनमें यह चक्र जो होता है वो ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। कुछ स्तनधारी विशेष मौसम में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं या प्रजनन करते हैं। उन्हें हम ऋतु प्रजनक या मौसमी प्रजनक कहते हैं। लेकिन जो स्तनधारी अपने पूरे जीवन काल में जनन करते हैं उसे कहते हैं, तो उसे हम सतत प्रजनक कहते हैं। जैसे कि मनुष्य जो होता है अपने पूरे जीवन काल में क्या करता है, जनन करता है। प्रजनन आयु की समाप्ति को कहते हैं। तो प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था कहते हैं। जब जीवों में जीर्णता या वृद्धावस्था आती है तो उनमें प्रजनन करने की क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। पादप तथा प्राणियों दोनों में ही तीनों प्रावस्थाओं जैसे कि किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था, जनन प्रावस्था और जीर्णतावस्था के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तो पादप और प्राणियों दोनों में विभिन्न अवस्थाओं के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है वह है हार्मोन्स, क्योंकि पादप और प्राणी दोनों में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं और यही हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रावस्थाओं को नियंत्रित करते हैं। लैंगिक जनन को विभक्त किया जा सकता है। तो इसे हम 3 प्रावस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं। पहला निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन की घटना और तीसरा निषेचन पश्चात घटना। निषेचन पूर्व घटना अर्थात युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटना में सम्मिलित होता है। तो निषेचन पूर्व 2 घटना होती है। पहला होता है युग्मक जनन का जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और दूसरी घटना होती है युग्मक स्थानांतरण का जिसे हम गैमेटो ट्रांसफर कहते हैं। युग्मक अर्थात गैमिट की कोशिका होती है। तो गैमिट की कोशिका हमेशा अगुणित होती है, हेप्लॉइड होती है। कुछ शैवालों में 2 युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, यह कहलाता है। तो यह समयुग्मकी कहलाता है और इनकी एकरूपता के कारण हम इन्हें नर और मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। जब जीवों द्वारा आकारिकी रूप से स्पष्ट 2 प्रकार के युग्मक पैदा किए जाते हैं तो इन्हें कहते हैं। तो इन्हें विषम युग्मक या हेट्रोगैमस कहते हैं। विषम युग्मक में नर युग्मक पुमाणु या शुक्राणु कहलाता है और मादा युग्मक जो होता है वो अंड या डिम कहलाता है। जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती है तो वह कहलाती है।
तो उसे हम द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। जब भिन्न पादपों में नर तथा मादा जनन संरचनाएं उपस्थित हो तो कहलाता है। तो उन्हें हम एकलिंगी कहते हैं, जैसे कि पपीता। पपीता में नर पौधा अलग होता है जिसमें नर जनन संरचना बनता है, और मादा पौधा अलग होता है जिसमें मादा जनन संरचना बनता है।